हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर सीरीज पार्ट नंबर 28 में। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एस ऑर्बिटल के स्फेरिकल शेप और पी ऑर्बिटल्स के डम्बल शेप के बारे में पूरी जानकारी ले ली थी और समझ लिया था कि बाउंड्री सरफेस डायग्राम क्या होते हैं, नोड्स क्या होते हैं, एंगुलर नोड्स को किस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, रेडियल नोड्स को किस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं और एंटी नोड्स क्या होते हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया था। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं जानते हैं तो मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के इन सारी वीडियोस को चेक करें। मैं इन सारी वीडियोस का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आज का जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा डी ऑर्बिटल्स को समझना, डी ऑर्बिटल्स के डबल डम्बल शेप को समझना और उसमें फिर कितने सारे रेडियल नोड्स होंगे, कितने सारे एंगुलर नोड्स होंगे, उनको किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, इस चीज़ को समझना। इसके साथ ही साथ दोस्तों हम लोग इन सभी ऑर्बिटल्स का हम लोग 3 डायमेंशनल व्यू देखने वाले हैं ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाएं और उस व्यू में फिर हम लोग रेडियल नोड्स को खोजेंगे और एंगुलर नोड्स को खोजेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले एस ऑर्बिटल से। थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं इसे ताकि चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो एस ऑर्बिटल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि एस ऑर्बिटल जो होते हैं उनके लिए जो एल का वैल्यू वो 0 है, तो इस हिसाब से एम एल का वैल्यू भी 0 आने वाला है। एम एल वैल्यू क्या बताता है, ओरिएंटेशन के बारे में कि किस तरह से हमारे ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो स्पेस में ओरिएंटेड होते हैं। अगर एम एल का वैल्यू 0 आया है इसका मतलब एक वैल्यू आया है, मतलब एक ओरिएंटेशन पॉसिबल है। एस ऑर्बिटल में टोटल एक ओरिएंटेशन पॉसिबल है जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये ओरिएंटेशन स्फेरिकल देखने को मिलता है हमें। ये एक स्फेरिकल रीजन होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है, वहीं पे लगभग इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि ये हमारा 1s ऑर्बिटल है। ये इसे हम लोग बाउंड्री सरफेस डायग्राम भी कहते हैं, हम लोगों ने इसी के बारे में पढ़ा था। ये लगभग 90% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के क्लाउड की प्रोबेबिलिटी को कवर कर लेते हैं, उसको अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। ये 100% नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा ये 2s ऑर्बिटल का पिक है, ये डायग्राम है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बाउंड्री सरफेस डायग्राम को। यही हमारा स्फेरिकल शेप भी है लेकिन 1s से थोड़ा बड़ा है। लेकिन एक बात यहाँ गौर करने वाली, ये जो वाइट वाला एरिया दिख रहा है आपको, ये नोड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमें नोड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। एस ऑर्बिटल में है 0 नोड्स होते हैं, लेकिन 2s ऑर्बिटल में एक नोड आपको देखने को मिलता है, वो हमारा रेडियल नोड्स होता है। इसमें जितने भी एस ऑर्बिटल हैं उसमें कोई भी एंगुलर नोड्स नहीं पाया जाता। नो एंगुलर नोड्स आर प्रेजेंट इन एस ऑर्बिटल्स। ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि एस ऑर्बिटल जो होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, मतलब इनमें कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। नॉन डायरेक्शनल कहने का मतलब ये तीनों दिशाओं में समान रूप से मिलने की इनकी संभावना है। एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में या जेड एक्सिस, तीनों ही एक्सिस में ये समान रूप से आपको समान प्रोबेबिलिटी के साथ आपको मिलेंगे, ऐसा हम लोग ने देखा। अगली बात हमें समझनी है, चूँकि ये स्फेरिकल होते हैं तो इनमें सिमेट्री पाई जाती है, ये सिमेट्रिकल नेचर के होते हैं। सिमेट्रिकल, इनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी पाई जाती है और इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी पाई जाती है। ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। फिर हम लोग इसमें नोट्स और एंटी नोट्स निकालना सीख चुके हैं। अब हम लोग पी ऑर्बिटल के बारे में समझते हैं कि पी ऑर्बिटल के बारे में क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने। पी ऑर्बिटल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि पी के लिए जो एल का वैल्यू है वो 1 होता है, तो इस हिसाब से जो एम एल का वैल्यू आने वाला है वो -1, 0 एंड +1 आएगा। 3 वैल्यूज़ दिख रहे हैं एम एल के, मतलब 3 ओरिएंटेशन पॉसिबल हैं पी ऑर्बिटल्स के। पी ऑर्बिटल का जो शेप आया था वो कुछ डम्बल शेप का आया था। तो ये जो डम्बल शेप का जो ओरिएंटेशन होगा स्पेस में वो 3 तरीके से हो सकता है। एक तो एक्स एक्सिस के अलोंग, दूसरा वाई और तीसरा जेड। एक्स एक्सिस के अलोंग अगर ऑर्बिटल अरेंज्ड है पी ऑर्बिटल तो उसे हम लोग पी एक्स ऑर्बिटल कहते हैं। ये एक्स एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड है और इस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना इस डम्बल शेप में रहेगी और वाई और जेड एक्सिस में इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना कुछ भी नहीं रहेगी। उसी प्रकार से अगर ये डम्बल शेप जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड हो तो वाई एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम रहेगी, लेकिन एक्स और जेड एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना कुछ भी नहीं रहेगी। उसी तरह से ये हमारा पी जेड ऑर्बिटल है, जो ये डम्बल शेप वाला जो ऑर्बिटल है वो हमारा जेड एक्सिस के अलोंग है, इसलिए इसे पी जेड ऑर्बिटल बोलेंगे और इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना इस जेड ऑर्बिटल के अंदर रहेगी। वाई और एक्स एक्सिस के अलोंग इसके मिलने की संभावना 0 रहेगी। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया था। कभी कभी आपके मन में सवाल आता है कि सर इलेक्ट्रॉन इस एक लोब से दूसरे लोब में जंप कैसे करता है, तो वास्तव में ऐसा नहीं होता है। वास्तव में ये जो आप सरफेस देख रहे हैं दैट इज़ बाउंड्री सरफेस डायग्राम, BSD। ये बाउंड्री सरफेस डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस पार्टिकुलर सरफेस के अंदर ही, इस पार्टिकुलर रीजन के अंदर ही इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना लगभग 90% होगी। मतलब ऑलमोस्ट
हर केस में आपको इलेक्ट्रॉन इसी रीजन में दिखने को मिलेगा। अगर पीजेड ऑर्बिटल की बात करते हैं तो पीजेड ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी मिलने की संभावना इसी जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगी। और किस शेप में होगी? इस डम्बल शेप में होगी। इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ मिल सकता है, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, मतलब इसी डम्बल शेप के अंदर आपको दिखाई देगा। अगर आप बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ है, मतलब आप फिक्स्ड कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है, वो एकदम आपको कंटिन्यूअस मूवमेंट वो शो कर रहा है इसी शेप में। अगर आप ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ कैसे जंप करता है, तो वास्तव में ऐसा नहीं हो रहा है। वास्तव में हम लोग जो ये सरफेस डिसाइड किए हैं वो एक एवरेज लिए हैं। एक एवरेज हम लोग लिए हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने अधिकांश समय में वो अपना समय जो है बिता रहा है, वो कहाँ बिता रहा है? इस सरफेस के अंतर्गत बिता रहा है। और वो सरफेस किस तरह का हमारा है? डम्बल शेप का सरफेस है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी की बात हम लोग कर रहे हैं। उस तरह से यहाँ पे पी वाई ऑर्बिटल है, तो पी वाई ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप नहीं कर रहा, बल्कि ये जो सरफेस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोबेबिलिटी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ इस पार्टिकुलर डम्बल शेप के शेप में, इस रीजन में हमें इलेक्ट्रॉन कहीं भी मिल सकता है, किसी समय कहीं भी मिल सकता है, कहीं पाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर हम लोगों ने इसमें नोड्स, एंटी नोड्स निकालना सीखा था, वो सारी चीज़ें देख ली थी। अब हम लोग क्या करते हैं, इन सभी का एक 3 डायमेंशनल व्यू देखते हैं ताकि चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएं। आप इस 3 डायमेंशनल व्यू में देख सकते हैं कि ये 1s ऑर्बिटल का डायग्राम है। आप इसमें देख सकते हैं कि न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो क्लाउड है वो कितना ज़्यादा है। न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है एस ऑर्बिटल में, हमने इसको ऑलरेडी देखा है। ये तीनों एक्सिस में कहीं भी समान रूप से आपको मिलने की संभावना इसकी रहती है, इसलिए ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं। और बेसिकली कहा जाए तो ये यूनिडायरेक्शनल हैं, या इसे हम लोग नॉन डायरेक्शनल के रूप में भी इसको कंसिडर कर सकते हैं। और इनकी पास एक खास सिमेट्री होती है जो कि स्फेरिकल शेप के हैं। ये जो आप ब्लू डॉटेड लाइन से बहुत सारी संख्या में देख रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वास्तव में ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जब हम लोग इसी के आधार पर इनका अगर बाउंड्री सरफेस डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो स्फेरिकल शेप हमें आएगा, कुछ इस तरह का स्फेरिकल शेप आएगा जो कि एस ऑर्बिटल का शेप होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये 1s ऑर्बिटल का ये शेप है। इसमें किसी तरह के नोड्स नहीं है, किसी तरह के खाली स्पेस नहीं दिख रहे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना नहीं रहेगी इस पार्टिकुलर स्फेरिकल रीजन में। अब हम लोग 2s ऑर्बिटल की बात करते हैं। ये हमारा 2s ऑर्बिटल है। 2s ऑर्बिटल में आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये हमारा ब्लू वाला पोर्शन जो है वो ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओरिजिन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमम रहेगी। फिर आपको एक वाइट रीजन दिख रहा है यहाँ पे, ये नोड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना एकदम जीरो रहेगी, तो इसे रेडियल नोड भी कहते हैं। तो 2s ऑर्बिटल में एक रेडियल नोड हमें देखने को मिलता है, और वही रेडियल नोड यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो वाइट वाला हिस्सा है ब्लू वाले के बाद में। फिर उसके बाद आपको रेड वाला पोर्शन दिख रहा है, वो उसके फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर चले जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको घटती नजर आएगी। तो ओवरऑल अगर फिर से अगर इसका बॉडी सरफेस डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम लोग, तो कुछ स्फेरिकल शेप में हमारा बॉडी सरफेस डायग्राम आएगा कुछ इस तरह से, जो लगभग 90% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को कवर कर लेती है। और यही हमारा 2s ऑर्बिटल का शेप हो जाता है। उसी तरह से अगर 3s ऑर्बिटल का शेप के बारे में बात करते हैं तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये हमारे 3s ऑर्बिटल का शेप है। 3s ऑर्बिटल कुछ इस तरह से दिखाई देगा। आप इसमें इलेक्ट्रॉन के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे किस अवस्था में और किस एरिया में ज़्यादा मिल रहा है। तो सबसे पहले आप गौर करेंगे तो बीच वाला जो हिस्सा दिख रहा है ब्लू कलर से, वो न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे मैक्सिमम रहेगी। फिर एक छोटा सा रीजन आपको दिखाई दे रहा है जो एकदम वैकेंट है, ये वाला रीजन जो वाइट वाला रीजन आपको देखने को मिल रहा है। ये वाइट वाला रीजन जो है वो नोड्स कहलाएगा। तो एक रेडियल नोड्स यहाँ पे हमें दिख रहा है। फिर उसके बाद आपको रेड कलर से एक दिखाई दे रहा होगा, वो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड कलर का जो पोर्शन है। उसके बाद फिर ये वाइट वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, ये एक और रेडियल नोड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टोटल हमें 3 तरह के रेडियल नोड्स दिखाई देंगे 3s ऑर्बिटल में। तो इस प्रकार से 3s में हमें टोटल 2 रेडियल नोड्स हमको दिखाई दिए, 2 रेडियल नोड्स दिखाई देंगे 3s में। तो एक यहाँ पे वाला वाइट है और एक यहाँ पर जो ईसा वाला वाइट है वो। और ओवरऑल अगर शेप की बात करें तो 3s का जो शेप आने वाला है, तो इसका बॉडी सरफेस डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह का बॉडी सरफेस डायग्राम होगा जो कि स्फेरिकल शेप का नजर आ रहा है, लेकिन 2s और 1s से थोड़ा बड़ा होगा। तो ओवरऑल जो हमारे पास पिक्चर आ रहा है एस ऑर्बिटल का, वो स्फेरिकल शेप का आ रहा है। और जैसे जैसे हम लोग बढ़ते चले जा रहे हैं वैसे वैसे आपको रेडियल नोड्स की संख्या भी देखने को मिल रही है। एस ऑर्बिटल में कभी भी एंगुलर नोड्स आपको देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये स्फेरिकल शेप का है, तो उसमें कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, कोई एक्सिस फिक्स नहीं है, इसलिए आपको किसी तरह का एंगुलर नोड्स आपको देखने को नहीं मिलता है। तो एस ऑर्बिटल में कोई भी नो एंगुलर नोड्स आर प्रेजेंट इन s orbitals, no angular nodes are present in s orbital।
इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब हम लोग क्या देखते हैं, पी ऑर्बिटल का जो शेप है उसको देखते हैं, फिर उसमें हम लोग नोड्स और एंटी नोड्स को ढूंढना शुरू कर देते हैं। ये हमारा पी एक्स ऑर्बिटल है, आप देख सकते हैं ये एक्स एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड है। ये रेड पोर्शन, रेड डॉटेड लाइन है और इधर ब्लू डॉटेड लाइन है, वो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एकदम जीरो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एकदम जीरो है और न्यूक्लियस के दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको डंबल शेप में दिखाई दे रही है। आपको कुछ इस तरह की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको दिखाई देगी डंबल शेप में। ये हमारा न्यूक्लियस है और ये इस तरह का डंबल शेप में आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखाई देगा। तो बेसिकली जो डंबल शेप आ रही है इसका अगर आप बाउंड्री सरफेस डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो बाउंड्री सरफेस डायग्राम कुछ इस तरह का दिखाई देगा और ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा बॉडी सरफेस डायग्राम। और इसी के आधार पर फिर हम लोग पी ऑर्बिटल का जो शेप है वो डंबल शेप में इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारा पी एक्स ऑर्बिटल का शेप हो गया, जो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। और अगर पी वाई की बात करें तो पी वाई ऑर्बिटल कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये हमारा पी वाई ऑर्बिटल है, आप देख सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो वाई एक्सिस के अलोंग है। ये हमारा वाई एक्सिस है, ब्लू और रेड रीजन जो है और जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो वाई एक्सिस के अलोंग है। एक्स और जेड एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना एकदम जीरो रहेगी और वही हमारा एंगुलर नोड्स को रिप्रेजेंट करेगा। ये हमारा पी वाई ऑर्बिटल है, आप देख सकते हैं ये पी वाई ऑर्बिटल है। उसके बाद हम लोग पी जेड ऑर्बिटल की बात करते हैं। ये हमारा पी जेड ऑर्बिटल है, आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड वो जेड एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड है और सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जेड एक्सिस के अलोंग है और डंबल शेप में हमें दिख रहा है, डंबल शेप में कुछ इस तरह दिखेगा। तो ये पी जेड ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक्स और वाई जो एक्सिसेज हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना एकदम जीरो रहेगी, तो ये हमारा एंगुलर नोड्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम इसको दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं इसे कि किस तरह से ये दिखाई देंगे हमें। ये हमारा 2p एक्स ऑर्बिटल है, आप देख सकते हैं जो लोब्स हैं वो एक्स एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड है। एक्स एक्सिस के अलोंग जो हमारा लोब्स है वो ओरिएंटेड है, वाई जेड एक्सिस खाली है और बीच में जो ये खाली वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, ये वाला हिस्सा पोर्शन दैट इज़ जो खाली जगह है ये हमें एंगुलर नोड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पी एक्स ऑर्बिटल में हमें एक एंगुलर नोड्स देखने को मिल रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एकदम जीरो रहेगी और इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है इस डंबल रूप में हमें इस तरह से दिखाई दे रहा है। उसी तरह से अगर हम लोग पी वाई ऑर्बिटल की बात करें तो पी वाई ऑर्बिटल हमें कुछ इस तरह दिखाई देगा और ये वाई एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड रहेगा और यहाँ पर भी हमें एक एंगुलर नोड दिखाई दे रहा है। ये जो बीच वाला जो हिस्सा देख रहे हैं आप खाली खाली दैट इज़ वो हमारा एंगुलर नोड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो खाली वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, खाली वाला हिस्सा ये जो बीच में देख रहे हैं ये हमारा एंगुलर नोड को रिप्रेजेंट करेगा जो कि एक्स और जेड एक्सिस के अलोंग में है। वाई एक्सिस के अलोंग में हमारा तो ऑर्बिटल है। अगर हम लोग पी जेड ऑर्बिटल की बात करें तो पी जेड ऑर्बिटल जो है उसमें जो लोब्स रहेंगे वो जेड एक्सिस के अलोंग रहेंगे। आप देख सकते हैं जो रेड और ब्लू कलर के जो लोब्स हैं वो जेड एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड हैं और बीच वाला जो ये पोर्शन दिख रहा है आपको खाली वाला वो एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग है। ये हमारा नोडल प्लेन कहलाया जो कि 2p जेड ऑर्बिटल में पाया जाता है। 2p जेड ऑर्बिटल में सिर्फ आपको एंगुलर नोड्स ही दिखाई देंगे, रेडियल नोड्स एक भी नहीं दिखाई देंगे। अगर 3p ऑर्बिटल की बात करें तो उसमें आपको रेडियल नोड्स भी दिखाई देंगे और एंगुलर नोड्स भी दिखाई देंगे। ये हमारा 3p एक्स ऑर्बिटल है। आप इस 3p एक्स ऑर्बिटल में देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है और सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्स एक्सिस के अलोंग ही आपको दिख रहा है। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि आपको यहाँ पे दो नोड्स दिखाई देंगे, एक एंगुलर नोड्स और एक रेडियल नोड्स। एंगुलर नोड्स आप देख सकते हैं जो वाई और जेड एक्सिस के अलोंग होगी। ये जो बीच वाला पोर्शन आप देख रहे हैं वो हमारा एक एंगुलर नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर हम इसके रेडियल नोड की बात करें तो रेडियल नोड्स आपको यहाँ पे इस वाले रीजन में दिखाई देगा। ये जो रीजन खाली दिख रहा है वो रेडियल नोड्स को रिप्रेजेंट करेगा दोनों तरफ। इसको कुछ इस तरह से हम देख सकते हैं ग्राफ में। ये हमारा 3p एक्स वाई ऑर्बिटल कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसमें आप देख सकते हैं कि जो अंदर में कटोरा जैसा खाली जगह है, अंदर वाला पोर्शन वो हमारा खाली जगह है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना एकदम जीरो होगी और वही रीजन को हम लोग रेडियल नोड्स कह रहे हैं। और एक और नोड्स है वो है एंगुलर नोडल प्लेन जो वाई और जेड एक्सिस के अलोंग होगी। ये जो बीच वाला पोर्शन देख रहे हैं वो हमारा एंगुलर नोड्स है और जो कटोरा के मतलब इस लोब के अंदर में जो खाली जगह दिख रहा है हमें, वो ये जो खाली जगह दिख रहा है हमें अंदर में, उसे हम लोग रेडियल नोड्स कहते हैं। ये हमारा 3p वाई ऑर्बिटल है। 3p वाई ऑर्बिटल में आप देख सकते हैं कि दो इसमें भी हमें नोड्स दिखाई देंगे। एक आप देख सकते हैं ये लॉब्स के अंदर बीचों बीच में खाली जगह दिख रहा है, इस कटोरे जैसा जो दिख रहा है अंदर वाले पोर्शन में वो हमारा रेडियल नोड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो बीच वाला जो हमारा प्लेन है, ये वाला प्लेन, ये जो बीच वाला प्लेन हमें दिख रहा है ये हमारे
एंगुलर नोडल प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो बीच वाला हिस्सा है वो एंगुलर नोडल प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो अंदर में जो कटोरे जैसा दिख रहा है वो हमारे रेडियल नोडल प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 2p में हमें रेडियल नोड्स नहीं दिखाई दे रहे थे, सिर्फ एंगुलर नोड दिखाई दे रहे थे, लेकिन 3p से हमारा रेडियल और एंगुलर नोड दोनों दिखाई देना शुरू हो गया। अब हम लोग डी ऑर्बिटल के बारे में समझना कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डी ऑर्बिटल की शुरुआत कहाँ से होती है। हम लोगों ने देखा था कि एस ऑर्बिटल की शुरुआत 1s से होती है, और पी ऑर्बिटल की शुरुआत 2p से, मतलब पहले 2s फिर 2p, फिर हम लोगों ने देखा 3s होगा, फिर 3p और फिर 3d। डी ऑर्बिटल की शुरुआत जो होती है वो 3d से, यानी थर्ड सेल से होती है। फिर हमें 4s 4p और 4d फिर 4f भी दिखाने देना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली हमें डी ऑर्बिटल की शुरुआत जो हो रही है वो हमारे थर्ड सेल से हो रही है। अगर डी ऑर्बिटल की बात करें तो डी के लिए जो हमारा एल का वैल्यू होता है वो 2 होता है। तो इस हिसाब से जो एम एल के वैल्यू आने वाले हैं वो -2 से लेकर के +2 के बीच आएगा, मतलब -2 भी रहेगा शामिल, -1 भी रहेगा, 0 भी, +1 भी और +2। टोटल हमें 5 वैल्यू दिख रहे हैं, मतलब एम एल वैल्यू तो ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस हिसाब से हमारे पास टोटल 5 ओरिएंटेशन है, 5 ओरिएंटेशन पॉसिबल हैं। टोटल 5 ओरिएंटेशंस आर पॉसिबल्स इन डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल का शेप जो है वो डबल डम्बेल की तरह होता है। ये डबल डम्बेल किस हिसाब से हम लोग इसको डिसाइड किए हैं, वो फिर उसी तरह से हमारे पास कंसेप्ट आएगा कि बाउंड्री जो सरफेस डायग्राम है उसके हिसाब से हम लोग शेप का पता लगाए हैं। बाउंड्री सरफेस डायग्राम कहाँ से हम लोग पता लगाते हैं, फिर हम लोग रेडियल वेव डिस्ट्रीब्यूशन या फिर रेडियल वेव फंक्शन प्लॉट ड्रॉ करते हैं, फिर रेडियल वेव फंक्शन प्लॉट ड्रॉ करके फिर बाउंड्री सरफेस डायग्राम ड्रॉ करते हैं, और उस बाउंड्री सरफेस डायग्राम के आधार पर फिर हम लोग शेप का डिटर्मिनेशन करते हैं। तो हम लोग आगे क्या करने वाले हैं कि जो डी ऑर्बिटल्स हैं, जैसे कि 3d ऑर्बिटल, 4d ऑर्बिटल, 5d ऑर्बिटल, तो सभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी एक रेडियल वेव फंक्शन प्लॉट को देखते हैं कि किस तरह से दिखता है उनका प्लॉट, और फिर उसके हिसाब से फिर हम लोग आगे समझते हैं 3 डायमेंशनल व्यू को। ये हमारा 3d ऑर्बिटल्स के लिए रेडियल वेव फंक्शन प्लॉट्स है। ये 3d ऑर्बिटल के लिए कुछ इस तरह से प्लॉट हमें देखने को मिलेगा। न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही जीरो रहेगी, और जैसे जैसे दूर चले जाएंगे न्यूक्लियस के आगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी और फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। फिर 4d के लिए हमारे पास कुछ इस तरह से रेडियल वेव फंक्शन प्लॉट्स हैं। फिर हमारे पास 5d के लिए कुछ इस तरह से हैं। अगर हम 3d की बात करें, इनका रेडियल नोड्स निकालना चाहें तो हमारे पास फार्मूला होता है रेडियल नोड निकालने का n-l-1। तो 3 - 2 - 1 = 0। 3d के लिए n का वैल्यू 3 होगा, l का वैल्यू तो सभी के लिए 2 होगा, d के लिए l का वैल्यू 2 ही होता है। 4d की बात करें तो इसमें हमारे पास टोटल जो रेडियल नोड्स दिखेंगे वो 1 दिखेंगे, और 5d में जो हमारे पास रेडियल नोड्स दिखेंगे वो 2 दिखेंगे। टोटल नोड्स की बात करें तो टोटल नोड्स निकालना रहे हमें तो n-1 होता है। अगर हम 3d में निकालते हैं टोटल नोड्स तो हमें 3 - 1 यानी कि टोटल 2 नोड्स दिखाई देंगे, लेकिन उनमें से 0 नोड्स हमारे जो रहेंगे वो रेडियल नोड्स वाले रहेंगे, मतलब उसमें किसी तरह का रेडियल नोड रहेगा नहीं रहेगा। जो 2 नोड्स हैं हमारे हैं, ये 2 नोड्स, वो सब ये टोटल हमारे एंगुलर नोड्स ही रहेंगे। लेकिन अगर 4d की बात करें तो 4d में टोटल नोड्स होगा 3, 4 - 1 3 हो गया। 3 में से 1 जो रहेगा वो रेडियल नोड रहेगा, और 2 जो हमारा रहने वाला है वो एंगुलर नोड रहने वाला है। फिर 5d की बात करें तो 5d में टोटल नोड हमारा 5 - 1 यानी कि 4 नोड होने वाले हैं। 4 में से 2 नोड जो होंगे हमारे रेडियल नोड्स होंगे, और 2 हमारे एंगुलर नोड्स होंगे। तो रेडियल और एंगुलर नोड्स को कैसे हम लोग अभी खोजेंगे उसे देखते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके आधार पर जो रेडियल जो वेव फंक्शन प्लॉट्स हमारी ये हैं, इनके आधार पर फिर किस तरह का बाउंड्री सरफेस डायग्राम उत्पन्न होगा उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो जब डी ऑर्बिटल्स के जो रेडियल वेव फंक्शन प्लॉट्स थे उनके आधार पर हम लोगों ने जब बाउंड्री सरफेस डायग्राम डिसाइड किया तो हमारे पास डम्बल शेप का आकृति मिला डी ऑर्बिटल्स के लिए। तो डी ऑर्बिटल का जो शेप है वो कुछ डम्बल शेप में इस तरह से हमें दिखाई देगा। अब इनका 5 ओरिएंटेशन होता है, हम लोगों ने ऑलरेडी देखा, चूँकि इसके 5 ml वैल्यूज़ थे, -2, -1, 0, +1 एंड +2। आर्बिट्रली हम लोग एक मतलब कन्वीनियंस के लिए जेड जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनको हम लोग ml वैल्यू 0 मान लेते हैं। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सुविधा के लिए हम लोग 0 मान लेते हैं। किसी को भी मान सकते हैं हम लोग। तो 5 ओरिएंटेशन पॉसिबल है हमारे इस डबल डम्बल के लिए। तो वो 5 ऑर्बिटल्स हमारे कौन कौन से आते हैं डी ऑर्बिटल्स के लिए। पहला dxy, dyz, dxz, dx² y² एंड dz²। तो इन सारे ऑर्बिटल्स का आप डायग्राम यहाँ देख सकते हैं। ये जो dxz है, या इसे हम लोग zx भी कह सकते हैं, तो xz लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि जो डी डबल डम्बल जो शेप होगा वो x एक्सिस और z एक्सिस के बीचों बीच होगा। उसके एक्सिस के ऊपर नहीं बल्कि बीचों बीच होगा। आप देख सकते हैं ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा z एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, और ये हमारा z एक्सिस है। तो हमारा जो डबल डम्बल होने वाला है वो x और z, तो ये हमारा x एक्सिस है, तो ये x एक्सिस के अलॉन्ग हो गया,
और ये हमारा जेड है, तो ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग हो गया। तो एक शेप हमारा इस तरह से ओरिएंटेशन पॉसिबल है। दूसरा ओरिएंटेशन पॉसिबल है डी एक्स वाई का, आप देख सकते हैं। फिर इसी तरह से हम लोग ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो ये हमारा एक्स और वाई के बीच होने वाला है। तो हमारा एक्स एक्सिस कौन सा है, एक्स एक्सिस हमारा ये वाला है, तो इसके बीच होगा। और वाई एक्सिस हमारा इसके बीच में है, तो ये हमारा इस तरह का ओरिएंटेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद हमारा डी वाई जेड है, तो यहाँ वाई और जेड के बीच देखेंगे आप कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं वो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलॉन्ग ओरिएंटेड हैं, उसके बीच में ओरिएंटेड हैं। ये तीनों में आप क्या कॉमन पा रहे हैं कि तीनों एक जैसे दिख रहे हैं, तीनों के तीनों एक जैसे दिख रहे हैं। और सभी में जो लोब्स की संख्या 1 लोब, 2 लोब, 3 लोब, 4 लोब्स हैं। टोटल 4 लोब्स हमें दिखाई दे रहे हैं और सभी एक जैसे होते हैं। तीनों का जो शेप है, साइज है और जो एनर्जी है वो इक्वल होता है। जिस प्रकार से पी ऑर्बिटल्स में पी एक्स, पी वाई और पी जेड तीनों के तीनों हर चीज़ में एक जैसे थे, शेप में भी एक जैसे थे, साइज में भी एक जैसे थे और एनर्जी में भी एक जैसे थे। तो जब इस तरह के ऑर्बिटल्स एक जैसे होते हैं एनर्जी में, तो उन्हें हम लोग डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो पी ऑर्बिटल्स जितने भी हैं वो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, वो डायरेक्शनल होते हैं। और हमारे डी ऑर्बिटल्स भी क्या हैं, डायरेक्शनल हैं, क्योंकि डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहे हैं। लेकिन दो जो ऑर्बिटल हमारे हैं वो थोड़ा अलग नेचर के हैं, थोड़ा अलग दिखते हैं। हालांकि इनमें भी आपको डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो ऑर्बिटल हैं उनमें भी 4 लोब दिखेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या नज़र आ रहा है कि इनके जो लोब्स हैं वो एक्सिस के ऊपर हैं। इनके जो लोब्स थे वो एक्सिस के बीचों बीच थे, लेकिन ये जो थे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो हमारा ऑर्बिटल है वो एक्सिस के ऊपर उसके लोब्स लाया करते हैं। जैसे कि ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस, सॉरी ये हमारा जेड एक्सिस हो गया और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की बात करें तो ये हमारा लोब्स जो रहेगा वो एक्सिस के ऊपर रहेगा, ये देखिए एक्सिस के ऊपर रहेगा। तो ये इसमें थोड़ा डिफरेंस बात है, लेकिन लोब्स की संख्या 4 ही रहेगी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें डी जेड स्क्वायर की, सबसे ज़्यादा यूनिक है, इसे आपको समझना बेहतर अच्छे समझना चाहिए। इसमें क्या है ना, 4 लोब्स नहीं है, आपको 2 ही लोब्स दिखाई दे रहे होंगे। और जो 2 लोब बच गए वो यहाँ कंडेंस हो गए और बीच में रिंग का फॉर्मेशन कर लिए। ये कुछ डोनट शेप का दिखाई देता है और बेबी सूथर की जैसा ये दिखाई दे रहा है। बेबी सूथर जिसमें बच्चे जो हैं वो मुंह में लेके उसे चूसते रहते हैं, तो ये उसी तरह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। ये थोड़ा यूनिक है। अब इनका हम लोग शेप देख लिए, अब इनका हम लोग 3 डायमेंशनल व्यू देखते हैं, फिर हम लोग रेडियल नोट्स और एंगुलर नोट्स को कैलकुलेट करना सीखेंगे। ये हमारा 3DXY ऑर्बिटल है। आप देख सकते हैं कि जो 4 लोब्स होते हैं और डी ऑर्बिटल में वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग ओरिएंटेड है, इसीलिए इसका नाम DXY 3DXY ऑर्बिटल रखा गया है। आप इसे गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें 2 एंगुलर नोड्स हैं, इनमें रेडियल नोड्स एक भी नहीं है। 3DX में या 3DXY में या 3D ऑर्बिटल्स में किसी भी तरह के हमें रेडियल नोड्स नहीं दिखाई देते हैं। रेडियल नोड की शुरुआत हमें 4D से शुरू होती है, लेकिन इनमें जो संख्या होगी एंगुलर नोड की वो 2 दिखाई देगी। आप देख सकते हैं 2 तरह के नोड्स हैं। पहला आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारा पहला नोड यहाँ पे और एक दूसरा यहाँ पे, 2 तरह के एंगुलर नोड्स हमें दिखाई देंगे। 2 एक्सिसेज ऐसी हैं, 2 ऐसे हमारे पास प्लेन्स हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मिलिंग संभावना एकदम जीरो होगी। तो पहला प्लेन जो हमारा है वो एक्स जेड प्लेन है और दूसरा वाई जेड प्लेन है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना जीरो रहेगी। ये जो 2 प्लेन है हमारे, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना एकदम जीरो रहेगी। ये जो पहला प्लेन है आपका, ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये सामने वाला जो वाई जेड प्लेन है उसमें इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना एकदम जीरो रहेगी बीचों बीच में ये वाली रीजन में, और दूसरी जो इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना रहेगी वो इसमें रहेगी। ये हमारा जो एक्स जेड प्लेन है उसमें इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना एकदम जीरो रहेगी। तो 2 हमारे पास एंगुलर नोड्स दिखाई देंगे 3DXY में। सेम टू सेम हमारे पास 3DXZ का ऑर्बिटल है, ये हमारा 3DXZ का ऑर्बिटल है। आप देख सकते हैं कि जो लॉब्स हैं चारों वो एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में अलॉन्ग है, वाई एक्सिस हमारा पूरी तरह से खाली है। तो इसमें भी 2 तरह के हमें नोड्स दिखाई दे रहे हैं, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग में एक नोड्स है और दूसरा जो हमारा है वाई और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में है। तो ये 2 नोड्स इसमें भी हमें दिखाई दे रहे हैं, 2 एंगुलर नोड्स होंगे, रेडियल नोड्स इसमें जीरो होंगे। उसी तरह से अगर DYZ की बात करें तो DYZ हमारा कुछ इस तरह से दिखाई देगा। वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में हमारा ऑर्बिटल्स अरेंज्ड है, वो दोनों के बीच में है, ध्यान दें इस बात का। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें भी 2 तरह के एंगुलर नोड्स हैं, 2 ऐसे प्लेन्स हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना जीरो है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना एकदम जीरो होगी, इस रीजन में और इस रीजन में इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना एकदम जीरो होगी। ये जो बीच वाला रीजन दिख रहे हैं आप, ये इलेक्ट्रॉन जीरो मिलेगा, इस वाला प्लेन में भी इलेक्ट्रॉन जीरो मिलेगा। अब जो 2 अलग अलग हमारे पास ऑर्बिटल थे जो हमें पढ़ना है, जैसे कि
डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। आप इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो जो ऑर्बिटल्स हैं वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के एकदम ऊपर में लाई कर रहे हैं, बीच में लाई नहीं कर रहे हैं जैसा कि दूसरे ऑर्बिटल कर रहे थे। और हमारे पास सिर्फ जेड एक्सिस खाली बचा है। इसमें भी दो प्लेन्स दिख रहे हैं जो कम मात्रा में थोड़ी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है खाली प्लेन में, लेकिन थोड़ी है। तो यहाँ भी दो प्लेन्स आपको दिखाई देगी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन थोड़ी मात्रा में कम है, मतलब उतनी ज़्यादा नोडल, उतनी सघन नोडल प्लेन नहीं है, लेकिन थोड़ी नोडल प्लेन आपको दिखाई देगी। मतलब दो तरह के नोडल प्लेन इसमें भी आपको दिखाई देंगे। एक नोडल प्लेन हमारा एक कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है और दूसरा एक कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। लास्ट हमारे पास जो यूनिक एटॉमिक ऑर्बिटल है D3 डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, वो थोड़ा यूनिक है। ये बेबी सूथर के नाम से जाना जाता है। देखिए आप, ये कुछ डोनट शेप का कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। इसमें भी आपको दो एंगुलर नोड्स दिखाई देंगे, रेडियल नोड्स इसमें नहीं रहेंगे। तो ये हमारे 3D ऑर्बिटल्स हो गए। 4D की बात करेंगे तो आपको कुछ उसमें रेडियल नोड्स भी दिखाना शुरू हो जाएंगे और आपको कुछ एंगुलर नोड्स भी दिखना शुरू हो जाएंगे। तो मैं आपको 4D के कुछ ऑर्बिटल्स दिखा देता हूँ। ये हमारे 4D के ऑर्बिटल्स हैं। आप यहाँ देखेंगे ध्यान से तो ये वाला पोर्शन थोड़ा आपको वेकेंट नज़र आ रहा है, यहाँ भी थोड़ा वेकेंट है। यहाँ इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना एकदम जीरो रहेगी। ओवरऑल ये 4 नहीं बल्कि एक ही रीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए आपको ये जो नोड्स दिखाई दे रहा है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना जीरो है, उसे हम लोग रेडियल नोड्स कहते हैं। तो रेडियल नोड्स की शुरुआत जो होती है वो 4D से होती है, ना कि 3D से। उसके बाद फिर हम लोग एक प्लेन यहाँ पे देख रहे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एकदम उसके मिलने की संभावना जीरो रहेगी, और एक यहाँ पे नोडल प्लेन होगा जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना जीरो रहेगी। तो टोटल 3 हमें नोड्स दिखाई दे रहे हैं 4D ऑर्बिटल्स में। ये भी हमारा 4D जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है। यहाँ पर भी जो ये वाला कटोरी जैसा हिस्सा खाली देख रहे हैं आप, यहाँ भी एक हिस्सा खाली होगा, ये हमारा रेडियल नोड्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक रेडियल नोड हमारा इसमें पाया जा रहा है, और बाकी दो नोडल प्लेन जो हैं वो दो प्लेन के अलोंग जो है इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना एकदम जीरो रहेगी। तो वहाँ पर भी टोटल हमें 3 नोड्स दिखाई दे रहे हैं। उसमें से 2 जो हमारे एंगुलर नोड्स रहेंगे और एक जो हमारा रहेगा वो रेडियल नोड्स रहेगा। रेडियल नोड की शुरुआत जो हो रही है हमारे कहाँ से हो रही है, 4D ऑर्बिटल से हो रही है। तो ओवरऑल हम लोगों ने क्या देखा, तो ओवरऑल हम लोगों ने देखा कुछ इस तरह से कि हमारी ये 3D के ऑर्बिटल्स हैं, 3DXY, 3DYZ, 3DXZ, 3DX स्क्वायर वाई स्क्वायर, 3DZ स्क्वायर। तो सभी में आप दो प्लेन देख रहे हैं, सभी में आप दो प्लेन देख रहे हैं। ये दो प्लेन नोडल प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और 3D में अभी आपने देखा कि 3D में किसी भी तरह के रेडियल प्लेन्स या रेडियल नोडल प्लेन्स नहीं दिखाई देते हैं। 3D में रेडियल नोड्स की संख्या 0 होती है, सारे के सारे आपको एंगुलर नोड्स ही दिखाई देंगे, और टोटल वो 2 नोड्स होंगे। तो दोनों एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना एकदम 0 रहेगी। और ये हमारा 4 लोब्स है, 3DXY, 3DYZ, 3DXZ में। और 3DX स्क्वायर वाई स्क्वायर में भी 4 नोड्स हैं, लेकिन ये एक्सिस के ऊपर ही रहेंगे इनके लोब्स। और सबसे यूनिक हमारा 3DZ स्क्वायर है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की जो डेंसिटी है और वो कुछ डोनट के शेप में है। और अगर इसमें हम लोग नोडल प्लेन की बात करें तो ये नोडल प्लेन इस लोब के ऊपर में है, इस लोब के ऊपर में नोडल प्लेन्स दिख रहे हैं। लेकिन ये कोई प्लेन इनको हम लोग नहीं कह देते हैं, क्योंकि ये प्लेन कोई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के प्लेन नहीं है, बल्कि एक थोड़ा रिंग टाइप के ये दिख रहे हैं। रिंग टाइप में हमें ये प्लेन्स दिख रहे हैं, नोडल प्लेन्स दिख रहे हैं। तो कभी कभी किसी बुक में लिखा रहता है कि जो DZ स्क्वायर ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें 0 नोडल प्लेन्स होते हैं, 0 नोडल प्लेन्स होते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। जो जितने भी डी ऑर्बिटल्स हैं उनमें नोडल प्लेन्स रहेंगे ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी में नहीं रहेगा। बस इसमें फ़र्क इतना ही है कि इसमें जो प्लेन्स है वो प्लेन्स नहीं है, बल्कि एक रिंग की तरह वो हमारे नोडल प्लेन्स दिखाई देते हैं चारों ओर। तो ओवरऑल हम लोग इसको एक कंक्लूड करते हैं। तो हमारे पास जो DX ऑर्बिटल था उसके लिए जो नोडल प्लेन था वो XZ और YZ में रहेगा, और YZ के लिए जो ऑर्बिटल जो रहेगा उसके लिए नोडल प्लेन हमारा XY और ZX में रहेगा, और ZX के लिए XY और YZ में रहेगा। DX स्क्वायर वाई स्क्वायर के लिए X माइनस वाई में और X प्लस वाई में 2 हमें नोडल प्लेन्स दिखेंगे। और DZ स्क्वायर में यहाँ पे कोई नोडल प्लेन नहीं लिखा है, लेकिन इसमें लिखा है कि एक रिंग रहेगा लोब के ऊपर जो नोडल प्लेन का काम करेगा। 2 तरह के रिंग हमें दिखाई दिए थे अभी। DZ स्क्वायर जो ऑर्बिटल है हमारा वो कुछ इस तरह से बेबी सूथर की तरह दिखाई देता है, आपने देखा अभी। अब हम लोग क्या करते हैं, सभी के लिए रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स को कैलकुलेट करके ओवरऑल टोटल नोड्स कितने हुए उसे निकालते हैं। तो हमारे पास जो ऑर्बिटल्स हैं, पहला है 3D, फिर 4D होगा, फिर हमारे पास 5D, फिर 6D। मैं यहाँ पे रेडियल नोड्स लिख रहा हूँ, यहाँ पे एंगुलर नोड्स और यहाँ पे टोटल नोड्स। तो रेडियल नोड्स हमारे पास 3D में 0 होगा, और इसमें एंगुलर नोड्स 2 होगा। L का जो वैल्यू जितना होता है उतना ही हमारा एंगुलर नोड्स होता है। तो D के लिए L का वैल्यू 2 होता है। तो सभी में 2-2 हमारे पास एंगुलर नोड्स दिखाई देंगे, अभी हम लोगों ने देखा पिक्चर में। उसके बाद रेडियल नोड की बोला था मैंने, शुरुआत कहाँ से होती है, 4D से होती है। 3D में रेडियल नोड्स 0 होता है, तो इसमें एक रेडियल नोड्स, इसमें 2 और इसमें
3। ओवरऑल टोटल अगर नोट्स निकाले तो 0 + 2 तो 2 हो गया, 1 + 2 3 नोट्स दिखाई देंगे टोटल हमें, और 2 + 2 4 नोट्स दिखाई देंगे हमें 5d ऑर्बिटल में, और 6d ऑर्बिटल में हमें 3 + 2 यानी कि 5 नोडल प्लेन्स दिखाई देंगे, टोटल नोट्स हमें दिखाई देंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने ओवरऑल सारी चीज़ों को समझ लिया है, और डी ऑर्बिटल का डंबल शेप किस तरह से है उसे भी समझ, डबल डंबल शेप किस तरह से है उसे भी समझ लिया है। अगर किस तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। थैंक यू।